वासियों को राजपूताना एकत्र सर्वोत्र की ओर से मेरा सादर नमन और साथ ही आप सभी को एक स्वतंत्र भारतीय की शुभकामनाएं देते हुए मैं आज के इस कार्यक्रम शहीदों की याद में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज सभी के मन में एक उत्सुकता होगी कि आज के कार्यक्रम में क्या विशेष बताया जाने वाला है, तो आइए हम आपकी इस उत्सुकता को दूर करते हैं। जब भी हमारे जहन में भारत की आज़ादी का संघर्ष आता है तो कई वीर क्रांतिकारियों के नाम हमारे सामने आते हैं, लेकिन कुछ क्रांतिकारी वीर ऐसे भी हुए जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए संघर्ष तो किया पर वो इतिहास के पन्नों में कहीं गुम हो गए। वहीं हमारे राजपूताना एकत्र सर्वोत्र का यह एक छोटा सा प्रयास है कि इन गुमनाम वीरों का इतिहास आप लोगों के सामने आए। भारत की आज़ादी का एक ऐसा संघर्ष जिसके बारे में सोचते ही हमारा दिल दहल जाता है, सन 1857 की क्रांति। इस क्रांति के बारे में हमने कई किताबों में भी पढ़ा है और सुना भी है। सन 57 की क्रांति में देश का कोई भी कोना अछूता नहीं रहा था। ऐसे में हमारा मालवा क्षेत्र कैसे अछूता रह सकता था। सन 1857 की क्रांति में हाड़विप्लव ने अपनी एक अहम भूमिका निभाई थी और इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज कराया था। आप इस वक्त जो जगह देख रहे हैं वो हाड़विप्लव की गढ़ी है और यह गढ़ी हाड़विप्लव से बरखेड़ा मार्ग पर स्थित है। पूर्व में हाड़विप्लव को पिपल्या के नाम से जाना और यह शुरू से ही व्यापार तथा व्यवसाय का प्रमुख केंद्र रहा। हाड़विप्लव उस वक्त 57 राजपूत राजाओं का ठिकाना था। यहाँ के राजा का नाम सकत सिंह सक्तावत था और उन्हें 14 गांवों की जागीर प्राप्त थी। उनके 4 भाई और 2 बहनें थीं। आप इस वक्त जो कुलदेवी जो मंदिर देख रहे हैं, यह मंदिर उन्हीं की कुलदेवी का है जो आज वर्तमान में भी स्थित है। यहाँ के राजा बड़े ही देशभक्त और प्रजा प्रेमी थे। जितना प्रेम उन्हें उनकी प्रजा से था उससे कई अधिक गुना प्रेम उनकी प्रजा उनसे करती थी। यहाँ के राजा और प्रजा अंग्रेजों के कट्टर विरोधी थे। हाड़विप्लव उस वक्त क्रांतिकारियों का एक प्रमुख केंद्र बना हुआ था। यहाँ पर कई क्रांतिकारी गतिविधियाँ चलती रहती थी। राघोगढ़ के राजा ठाकुर दौलत सिंह जी राठौड़, जिन्हें मालवा का महाराणा कहा जाता है, जिनके नाम से अंग्रेज हुकूमत तक कांपती थी, वो और यहाँ के राजा घनिष्ठ मित्र थे। इन दोनों ने मिलकर आसपास के सभी राज्यों को संगठित कर लिया था और इन सभी ने मिलकर इंदौर और नेमावर मार्ग से जाने वाली अंग्रेजों की टुकड़ियों पर हमला शुरू कर दिया। अंग्रेजी की टुकड़ियों को यहाँ से बचकर जाना मुश्किल था। कई बार तो क्रांतिकारियों द्वारा नर्मदा नदी पार कर रहे अंग्रेजों को नाव सहित पानी में डुबोकर उन्हें जल समाधि दे दी जाती थी। इस तरह ठाकुर दौलत सिंह जी के नेतृत्व में मालवा में क्रांतिकारी गतिविधियां तेज होती गई और इन्हीं गतिविधियों से परेशान होकर ब्रिटिश सरकार ने मालवा को कुचलने का फैसला लिया, खासकर हाड़विप्लव और राघोगढ़, क्योंकि यहाँ दोनों राज्य उनके मार्ग के सबसे बड़े कांटे बने हुए थे। ग्वालियर के गवर्नर द्वारा मालवा में जनरल आर नाम के एक अंग्रेज अधिकारी को भेजा गया, जो कि बड़ा ही निशंक अंग्रेज अधिकारी था। उसने मालवा में आते ही अपना दमनकारी विनाश शुरू कर दिया और वह आसपास की सभी गढ़ियों को तोड़ता हुआ अपनी 10,000 सेना और 5 तोपों के साथ पानी गाँव पहुँचा। वहाँ पर उसने अपना पड़ाव डाला। इस बात की खबर ठाकुर दौलत सिंह जी राठौड़ और सकत सिंह सक्तावत को लग जाती और वो हाड़विप्लव में अपने कुछ क्रांतिकारी सैनिकों के साथ उस पर हमला करने की योजना बनाते हैं। लेकिन इस बात की भनक जनरल आर को भी लग जाती है, क्योंकि कोई अपना ही एक राज्य अपने गढ़ी टूटने के डर से जनरल आर से मिल जाता है और उसे अपनी 1,000 सेना देता है। इस तरह जनरल आर अपनी 11,000 सेना और 5 आग उगलती हुई तोपों के साथ रातों रात हाड़विप्लव धमकता है और गढ़ी को चारों तरफ से घेर लेता है। जनरल आर यहाँ आते ही यहाँ के राजा और उनके चारों भाइयों को अपने सामने उपस्थित होने के लिए कहता है और ताकि वह आत्मसमर्पण कर दे और ठाकुर दौलत सिंह जी राठौड़ को उसके हवाले कर दे। लेकिन यहाँ के वीर क्रांतिकारी सकत सिंह उसके इस फैसले को ठुकरा देते हैं और जनरल आर से युद्ध करने का फैसला लेते हैं। लेकिन वो इस बात को जानते थे कि उनके 300 सैनिक जनरल आर की 11,000 सेना के सामने कुछ भी नहीं, पर अब वक्त था मातृभूमि का ऋण उतारने का और उन्होंने जनरल आर से युद्ध करने का फैसला लिया। जब जनरल आर को पता चलता है कि यहाँ के राजा ने उसके इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया है तो वो बौखला उठता है और गढ़ी पर हमला शुरू कर देता है।
इधर जनरल आर की 5 तोपें आग उगल रही थी, लेकिन वो गढ़ी की दीवारों को तोड़ नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ की दीवारें विशेष रूप से बनाई गई थी। यहाँ की दीवारों में रेती भरी हुई थी। जब भी तोपों से गोले दागे जाते थे तो वो दीवारों में धंसकर ठंडे हो जाते। इधर गढ़ी के अंदर भी सभी वीर योद्धा केसरिया बाना पहनकर तैयार हो जाते हैं। ठाकुर सकत सिंह सक्तावर गढ़ी के अंदर का दायित्व रतन सिंह जी राणावत को सौंप देते। 1857 कार्तिक विधि नवमी बुधवार का यह दिन अब इतिहास के पन्नों में अमर होने वाला था। गढ़ी का मुख्य द्वार खोल दिया जाता है। हाटपिपल्या के 300 वीर सैनिक जनरल आर की 11,000 सेना पर टूट पड़ते। यह युद्ध 3 घंटे चला था, लेकिन जनरल आर की 11,000 सेना में यहाँ के 300 वीर सैनिक धीरे धीरे समाते जाते हैं और ठाकुर सकत सिंह सक्तावर और बख्तावर सिंह सक्तावर वीर गति को प्राप्त होते हैं। उस वक्त पिपल्या में युद्ध तो समाप्त हो गया था, लेकिन जनरल आर फिर भी गढ़ी में प्रवेश नहीं कर पा रहा, क्योंकि उस वक्त गढ़ी का दायित्व रतन सिंह जी राणावत और उनके अन्य बाकी सिपाहियों के हाथ में था। वो अंग्रेजों को रोक रहे थे ताकि गढ़ी के अंदर की छतरानियाँ जोहर कर सके, लेकिन इन वीर क्रांतिकारियों को जनरल आर द्वारा 5 तोपों से उड़ा दिया जाता है। जनरल आर जब तक गढ़ी में प्रवेश करता उसके पहले ही गढ़ी की छतरानियों ने जोहर कर लिया। आप इस वक्त जो जगह देख रहे हैं, यहाँ पर कुआं था और इसी कुएं में कूदकर छतरानियों ने अपना जोहर किया था और हाटपिपल्या के इतिहास को एक नया मोड़ दिया था। और यह सब झूठ नहीं है, इन सभी का एक जीता जागता साक्ष्य भगवान नरसिंह की प्रतिमा है, जो पूर्व में इस गढ़ी में स्थापित थी और वर्तमान में वह नगर के मध्य स्थापित है। यह प्रतिमा हाटपिपल्या की क्रांति का एक जीता जागता साक्ष्य है, जिसे हम भुला नहीं सकते। इस प्रतिमा के नाम से ही इस मंदिर का नाम नरसिंह मंदिर पड़ा। आज भी हर साल डोल 11 के दिन इस प्रतिमा को नरसिंह घाट पर तैराया जाता है। यहाँ के लोगों की यह मान्यता है कि जितनी बार इस मूर्ति को तैराया जाता है, उससे पूरा साल अच्छा जाता है। अगर यह मूर्ति एक बार तैरी तो 4 महीने अच्छे जाएंगे, 2 बार तैरी तो 8 महीने अच्छे जाएंगे, और अगर 3 बार तैरी तो पूरे 12 महीने अच्छे जाएंगे। इस मूर्ति के तैराने से पूरे साल का अंदाज़ा लगाया जाता है। यह हमारे राजपूताना एकत्र सर्वत्र का एक छोटा सा प्रयास था कि हाटपिपल्या का इतिहास आप लोगों के सामने है, ताकि आप अपनी माटी पर गर्व करें। हमें गर्व है कि हम इस माटी के हिस्से हैं। जय नरसिंह, जय मानव, जय मानव।